एक सुबह जेसन और उसकी पत्नी बेथ ने देखा कि उनके पड़ोसी अचानक अपना सामान समेटकर घरों से बाहर निकल रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। कुछ ही देर में जब जेसन अपने परिवार के साथ बाहर निकला तो पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल चुका था। लोग घबराकर सड़कों पर भाग रहे थे, जैसे किसी बहुत बड़ी तबाही ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया हो। जेसन को अभी भी असली खतरे के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन हालात देखकर उसने फैसला किया कि परिवार को लेकर शहर से बाहर निकल जाना ही बेहतर होगा। वे अभी कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि एक अजीब चीज दिखाई दी। जिन लोगों को वे कुछ देर पहले शहर छोड़कर भागते हुए देख चुके थे, वही लोग अब वापस लौट रहे थे। इससे जेसन और उसका परिवार और भी परेशान हो गया। कुछ ही समय बाद उनकी गाड़ी भी भारी ट्रैफिक में फंस गई। तभी उन्हें पता चला कि शहर से बाहर जाने वाली मुख्य सड़क को सेना ने पूरी तरह बंद कर दिया है। ऊपर आसमान में सैन्य हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे। लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को आदेश दिया जा रहा था कि शहर में एक खतरनाक संक्रमण फैल चुका है और सभी नागरिक तुरंत अपने अपने घरों में वापस लौट जाएं। अब जेसन को समझ आने लगा था कि मामला सामान्य नहीं है। शहर को बाहर की दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया था। तभी आसमान से एक भारी चट्टान जैसी चीज आकर जमीन पर गिरी। उसके टकराते ही चारों तरफ धूल का गुब्बार फैल गया। लोग अभी उस घटना को समझ भी नहीं पाए थे कि दो लड़ाकू विमान तेज गर्जना के साथ उनके ऊपर से गुजरे और अगले ही पल आसमान से बम बरसने लगे। सड़क पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। बेथ ने एक पल में स्थिति को समझ लिया। अगर वे सेना के आदेश पर वापस अपने घर चले जाते तो शायद अब तक बहुत देर हो चुकी होती, क्योंकि सेना लोगों को बचाने के लिए नहीं आई थी। वह शहर से भागने की कोशिश कर रहे लोगों को निशाना बना रही थी। अब हर किसी को सच्चाई समझ आ चुकी थी। जिस खतरे से बचने के लिए वे भाग रहे थे, उससे भी बड़ा खतरा उनके सामने खड़ा था। तभी बेथ की नजर पहाड़ी पर बने एक स्कूल पर पड़ी। उसने तुरंत जेसन से कहा कि उन्हें वहां पहुंचना होगा। पूरा परिवार जान बचाने के लिए पहाड़ी की तरफ भागने लगा। पीछे से लगातार धमाकों की आवाजें आ रही थीं। विमानों ने दोबारा हमला शुरू कर दिया था। जमीन तक उनके धमाकों से कांप रही थी। किसी तरह जेसन, बेथ और उनकी बेटी हमले की चपेट में आने से बच गए और स्कूल के पास बने एक पुराने बंकर तक पहुंच गए। उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू किया। विमानों की आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। आखिरकार भारी दरवाजा खुला और तीनों तेजी से अंदर घुस गए। दरवाजा बंद होते ही बाहर की दुनिया की भयानक आवाजें काफी हद तक दब गईं। बंकर के अंदर कुछ पुरानी डिब्बाबंद खाने की चीजें मौजूद थीं। सामान बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन 3 लोगों के लिए कुछ समय तक गुजारा किया जा सकता था। फिर बेथ ने अपने हाथ की तरफ देखा। बंकर का दरवाजा बंद करते समय उसकी हथेली कट गई थी। अब उसके मन में एक डर पैदा हो चुका था। अगर बाहर फैला संक्रमण उसके अंदर भी पहुंच चुका हो तो। जेसन ने उसे समझाने की कोशिश की कि अभी घबराने का कोई फायदा नहीं है। उसने लोहे की मोटी जंजीर से बंकर का दरवाजा सुरक्षित कर दिया। परिवार ने तय किया कि हालात सामान्य होने तक वे यहीं छिपकर रहेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह इंतजार इतना लंबा होने वाला है। बंकर के अंदर जिंदगी बेहद कठिन थी। हर दिन वही बासी डिब्बा बंद खाना, पुराने कुएं का गंदला पानी और चारों तरफ फैली खामोशी। समय काटने के लिए वे ताश खेलते और कभी कभी आपस में छुपने का खेल खेलते। बाहर की दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह खत्म हो चुका था। धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे किसी खत्म हो चुकी दुनिया के आखिरी बचे हुए इंसान हो। उनकी छोटी बेटी सबसे पहले इस कैद से परेशान होने लगी। एक दिन उसने जेसन से मासूमियत से पूछा, पापा हम यहाँ और कितने दिन रहेंगे? जेसन के पास इसका कोई सही जवाब नहीं था। उसने बस अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, जब बीमारी खत्म हो जाएगी और बाहर फिर से जिंदगी लौट आएगी, तभी हम इस जगह से बाहर निकलेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह इंतजार कुछ दिनों या हफ्तों का नहीं होगा। यह इंतजार पूरे 300 दिनों तक चलने वाला था। उनकी बेटी अक्सर वेंटिलेशन पाइप के पास लगे एक छोटे से शीशे की मदद से बाहर झांकती थी, लेकिन हर बार उसे वही वीरान नजारा दिखाई देता। बाहर की जमीन राख में बदल चुकी थी। न कोई इंसान नजर आता, न कोई सामान्य जिंदगी। धीरे धीरे बच्ची को लगने लगा कि शायद दुनिया में अब उनके अलावा कोई और बचा ही नहीं है। बेथ उसे समझाती कि ऐसा जरूरी नहीं है। शायद उसके दोस्त भी किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर अपने परिवार के साथ छिपे हुए हों। एक दिन बच्ची ने खाने का एक डिब्बा खोला, लेकिन डिब्बे के अंदर कुछ भी नहीं था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि डिब्बे के पीछे एक छोटा सा छेद बना हुआ था। किसी ने अंदर का खाना निकाल लिया था। बेथ ने तुरंत बाकी सामान की जांच शुरू कर दी। गिनती करने पर उनके होश उड़ गए। कुल 12 खाने के डिब्बे पहले ही खाली हो चुके थे। अब सवाल यह था कि आखिर बंकर के अंदर ऐसा कौन था जो उनका खाना चुपचाप गायब कर रहा था। अब उनके पास करीब 2 हफ्तों का खाना कम हो चुका था। बेथ को बहुत चिंता हुई। उसे लगा कि शायद वेंटिलेशन पाइप के रास्ते चूहे बंकर में घुस रहे हैं और खाने के डिब्बे खाली कर रहे हैं। अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर जेसन ने उसे समझाया कि इतनी छोटी बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने कहा, अगर खाना खत्म भी हो गया तो मैं बाहर जाकर किसी तरह खाने का इंतजाम कर लूंगा। उस रात तीनों अपने अपने तरीके से समय बिताने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक पीछे की तरफ से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। जेसन ने मुड़कर देखा तो वही चूहा एक और खाने का डिब्बा खींचने की कोशिश कर रहा था। इस बार जेसन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत चाकू उठाया और चूहे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बेहद तेजी से भागा और वापस उसी छोटे छेद की तरफ जाने लगा। जैसे ही वह निकलने वाला था, बेथ ने झपट कर उसे पकड़ लिया। उन्हें लगा कि अब परेशानी खत्म हो गई, लेकिन तभी बंकर के अंदर अचानक मिट्टी के तेल जैसी तेज गंध फैलने लगी। भागते हुए
हुए चूहे ने पास रखा तेल का दिया गिरा दिया था। अगले ही पल आग भड़क उठी। जमीन पर फैला तेल आग को तेजी से आगे बढ़ा रहा था। बेथ ने तुरंत पास लटका पर्दा खींचा और आग को ढकने की कोशिश की, जबकि जेसन पत्थर के नल से पानी भर भर कर आग पर डालने लगा। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि आग पूरे बंकर को अपनी चपेट में ले लेगी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार आग बुझ गई। अब जेसन ने अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया। वह बिस्तर के नीचे दुबकी हुई थी और डर के मारे सामने लगे शीशे की तरफ देख रही थी। तभी उनकी नजर वेंटिलेशन पाइप पर गई। धुआं उसी रास्ते से बाहर निकल रहा था। इसका मतलब था कि ऊपर मौजूद किसी व्यक्ति या चीज को बंकर के अंदर उनकी मौजूदगी का पता चल सकता था। जेसन ने धीरे से कहा कि शायद रात के अंधेरे में धुआं दिखाई नहीं देगा। उस रात तीनों ने आंखों में डर ली जागते हुए गुजार दी। किस्मत से उस रात कोई उनके पास नहीं आया। अगली सुबह जेसन ने शीशे की तरफ देखा। उस पर धुएं की काली परत जम चुकी थी। अच्छी बात यह थी कि ज्यादातर धुआं बाहर निकल चुका था और वेंट के आसपास जमा राख शायद उनके ठिकाने को छिपाने में मदद कर सकती थी। फिर भी जेसन और बेथ ने तय किया कि उन्हें बाहर जाकर उस जगह को साफ करना होगा। उन्होंने सावधानी से बंकर का दरवाजा खोला। पहले काफी देर तक बाहर की आवाजें सुनते रहे। जब उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तो दोनों बाहर निकल गए। उनकी बेटी को उन्होंने अंदर ही रहने को कहा। कुछ समय बीत गया, लेकिन जेसन और बेथ वापस नहीं लौटे। बेटी बेचैन होने लगी। वह एक छोटी स्टूल पर चढ़ी और वेंटिलेशन में लगे शीशे से बाहर देखने लगी। दूर उसे उसके माता पिता दिखाई दिए। वे बंकर के प्रवेश द्वार को मिट्टी और आसपास की चीजों से इस तरह ढक रहे थे ताकि बाहर से किसी को वहां कोई असामान्य चीज नजर न आए। तभी लड़की की नजर जंगल की तरफ गई। पेड़ों के बीच उसे एक काली सी आकृति तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दी। उसका दिल डर से कांप उठा। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर अपने पिता को पीछे देखने के लिए कहा, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच सकी। डर के कारण लड़की खुद को रोक नहीं पाई और बंकर से बाहर निकल आई। वह अपने माता पिता को ढूंढने लगी, लेकिन कुछ ही पल में वे उसकी नजरों से गायब हो गए। लड़की घबराकर उनका नाम पुकारने लगी। तभी अचानक पीछे से दो हाथों ने उसे पकड़ लिया। वह डर के मारे चीखने ही वाली थी कि उसने देखा वे जेसन और बेथ थे। दोनों ने उसे तुरंत अपने साथ लिया और वापस बंकर की तरफ भागे। अंदर पहुंचते ही जेसन ने दरवाजा लकड़ी के मोटे पट्टों से मजबूत किया और लोहे की जंजीर फिर से कसकर बांध दी। इसके बाद उसने सबको बिल्कुल शांत रहने का इशारा किया। वह जमीन पर झुककर कान लगाकर सुनने लगा। कुछ ही सेकंड बाद ऊपर से आवाज आने लगी। किसी के कदमों की आवाज थी, धीमी, भारी और बेहद सावधान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर उन्हें खोज रहा हो। अब जेसन को यकीन हो गया था कि ऊपर मौजूद किसी चीज को उनके ठिकाने का अंदाजा हो चुका है। उनकी बेटी डर के मारे रोने लगी। बेथ ने तुरंत उसे अपनी ओर खींचा और फुसफुसाकर समझाया कि अगर उन्होंने आवाज की तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। जेसन भी उसे किसी तरह शांत रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन बेथ की नजर लगातार वेंटिलेशन पाइप पर टिकी थी। उसका डर हर पल बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक ऊपर जोरदार धमाका हुआ। पूरा बंकर हिल गया। कदमों की आवाज अब और करीब आ चुकी थी। फिर वे आवाजें ठीक उसी जगह रुक गईं, जहां उनके बंकर का दरवाजा था। जेसन के माथे पर पसीना आ गया। जिस खतरे से वे इतने दिनों से बचने की कोशिश कर रहे थे वह आखिरकार उनके दरवाजे तक पहुंच चुका था। अचानक लोहे के दरवाजे पर जोर पड़ा। जंजीरें बुरी तरह खड़खड़ाने लगीं। बाहर मौजूद चीज को अब पूरा यकीन था कि अंदर कोई छिपा हुआ है। दरवाजे पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। हर झटके के साथ लकड़ी के सहारे चरमराने लगे। जेसन समझ गया कि दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तभी बेथ ने हिम्मत जुटाई। वह सीढ़ी पर चढ़ गई और अपने पूरे शरीर का वजन दरवाजे पर डालकर उसे बंद रखने लगी। लेकिन बाहर मौजूद ताकत इतनी ज्यादा थी कि दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और फिर दरवाजे की छोटी सी दरार से दो चमकती हुई हरी आंखें दिखाई दी। बंकर के अंदर मौजूद तीनों की सांसें जैसे थम गईं। उसी क्षण जेसन ने पास पड़ी लोहे की पाइप उठाई और उसे तोड़कर दरवाजे के फ्रेम के बीच फंसा दिया। इससे दरवाजा दोबारा अपनी जगह अटक गया। कुछ ही पल बाद बाहर का दबाव अचानक खत्म हो गया। जेसन और बेथ ने जल्दी से दरवाजे को फिर से सुरक्षित कर दिया। बाहर कदमों की आवाज कुछ देर तक सुनाई देती रही। फिर धीरे धीरे वह आवाज दूर होती चली गई, लेकिन जेसन के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसे अब समझ आ चुका था कि बाहर सिर्फ सेना का खतरा नहीं था। उस वीरान दुनिया में कुछ और भी मौजूद था, कुछ ऐसा जो इंसानों की तलाश कर रहा था। तीनों सीढ़ियों के पास एक दूसरे से सटकर बैठ गए। वे थके हुए थे, डरे हुए थे और सबसे ज्यादा उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बर्बाद दुनिया में उनके लिए आगे क्या बचा है। अब उनका ठिकाना पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा था। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि बाहर मौजूद खतरा कभी भी दोबारा हमला कर सकता है और उनका डर जल्द ही सच साबित हो गया। बंकर के ऊपर रखी चीजें अचानक हिलने लगीं। इसके बाद चारों तरफ से कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी संख्या में जीव उनके ठिकाने को घेर चुके हों। कुछ ही क्षणों में बंकर का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। इस बार जेसन द्वारा लगाए गए इंतजाम भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। दरवाजा टूटते ही अंधेरे के बीच कई चमकती आंखें दिखाई देने लगीं। जेसन अपने परिवार को पीछे हटने का इशारा करता है। उसने पास रखा तेल का दिया उठाकर बाहर की तरफ फेंका और एक भारी अलमारी दरवाजे के सामने खिसका दी, लेकिन वह जानता था कि यह उपाय ज्यादा देर तक उन्हें नहीं बचा पाएगा। तभी उनकी बेटी की नजर फर्श के पास बने एक छोटे से रास्ते पर पड़ी। जेसन ने तुरंत उस जगह को खोल दिया। उसने पहले बेथ और अपनी बेटी को उस संकरे रास्ते से निकलने के लिए कहा। दोनों किसी तरह अंदर चली गईं, लेकिन जब जेसन खुद वहां से निकलने लगा तो रास्ता इतना तंग था कि वह बीच में फंस गया। पीछे से खतरा लगातार करीब आ रहा था।
समय बिल्कुल नहीं था। जेसन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह खुद को उस संकरे रास्ते से बाहर निकाल लिया। बेथ ने भी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। लगभग ऐसा लग रहा था कि वे उसे बाहर निकाल ही लेंगे, लेकिन तभी पीछे से एक विशाल जीव का पंजा उस रास्ते तक पहुंच गया और जेसन को वापस अपनी ओर खींच लिया। जेसन ने बेथ से कहा कि वह किसी भी हालत में उनकी बेटी को लेकर आगे बढ़े। बेथ समझ गई कि जेसन उन्हें बचाने के लिए खुद पीछे रह रहा है। वह अपनी बेटी को लेकर सुरंग में दौड़ पड़ी। पीछे से जेसन की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हर कदम के साथ वह आवाज दूर होती जा रही थी। बेथ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। उसे पता था कि जेसन उन्हें समय देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल चुका है। आखिरकार दोनों सुरंग से बाहर निकल आईं, लेकिन सामने एक विशाल दीवार उनका रास्ता रोक रही थी। तभी ऊपर से एक तेज रोशनी उन पर पड़ी। एक हेलीकॉप्टर उन्हें खोज चुका था। कुछ ही सेकंड में ऊपर से एक बड़ा जाल नीचे गिरा और माँ बेटी उसमें फंस गईं। बेथ ने जाल के बाहर देखा। उसे कई काली आकृतियां अपनी ओर बढ़ती दिखाई दी। उनकी आंखें हरे रंग की रोशनी की तरह चमक रही थीं। लेकिन जब वे करीब आए तो बेथ को एक अलग सच्चाई दिखाई दी। वे कोई राक्षस नहीं थे, वे सुरक्षा सूट पहने सैनिक थे। सैनिकों ने दोनों को जांचने के लिए इंजेक्शन लगाए। इसके बाद अधिकारियों ने उन्हें संक्रमित घोषित कर दिया। कमांडर ने आदेश दिया कि उन्हें खत्म कर दिया जाए। अब बेथ को असली सच्चाई समझ में आने लगी। जब बीमारी पहली बार फैली थी तब शहर के बहुत से लोग पहले ही संक्रमित हो चुके थे। यह संक्रमण हवा के जरिए फैल सकता था और शुरुआत में इसका पता लगाना बेहद मुश्किल था। सेना ने इसे रोकने के लिए बेहद कठोर तरीका अपनाया था। जो भी संक्रमित दिखाई देता उसे खतरा मान लिया जाता। बेथ ने देखा कि सैनिक उसकी बेटी को भी निशाना बनाने वाले हैं। उसके अंदर अचानक गुस्सा और डर दोनों उमड़ पड़े। तभी उसके शरीर में अजीब बदलाव दिखाई देने लगे। उसकी त्वचा पर काली नसें उभरने लगी। बेथ खुद भी संक्रमण के असर में आ चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, अचानक सैनिकों के बीच अफरा तफरी मच गई। पीछे से एक परिचित आकृति सामने आई। वह जेसन था, जिसे बेथ मृत समझ चुकी थी, लेकिन अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रह गया था। संक्रमण ने उसके शरीर में एक खतरनाक बदलाव पैदा कर दिया था। उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। जेसन ने सैनिकों को रोकने की पूरी कोशिश की। उसकी वजह से बेथ और उनकी बेटी को भागने का मौका मिल गया, लेकिन सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। आखिरकार जेसन बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी उसका प्रयास बेकार नहीं गया। उसकी वजह से माँ बेटी जाल से निकलने में सफल हो गईं। अब सैनिक उन्हें ढूंढने के लिए चारों तरफ फैल चुके थे। बेथ खुद भी संक्रमण के प्रभाव में बदलने लगी थी, लेकिन उसे अभी इस बदलाव की पूरी जानकारी नहीं थी। कुछ सैनिकों ने उसे घेर लिया। बेथ ने अपनी असाधारण ताकत का इस्तेमाल करके उनसे बचने की कोशिश की और वहाँ से निकल गई। दूर छिपी उनकी बेटी ने यह सब अपनी आंखों से देखा। अपनी माँ को खतरे में देखकर उसके अंदर भी वही बदलाव शुरू हो गया। वह एक सैनिक की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी बेथ ने उसे रोक लिया। बेथ अपनी बेटी को उस रास्ते पर नहीं जाने देना चाहती थी। उसने उसे समझाया कि अगर वे खुद को बचाने के लिए अपनी इंसानियत खो देंगी तो फिर उनमें और उन जीवों में कोई फर्क नहीं रहेगा। धीरे धीरे लड़की शांत होने लगी। उसके शरीर में दिखाई दे रहे बदलाव भी कम होने लगे। लेकिन जिस सैनिक पर उसने हमला किया था वह पहले ही संक्रमण की चपेट में आ चुका था। उधर जेसन अभी भी गंभीर हालत में पड़ा था। उसने अपनी बेटी को आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार था। उसने अपनी बेटी को विदा कहा और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। तभी आसमान में एक और हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। बेथ ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और वहाँ से भाग निकली। दोनों कबाड़ के बड़े बड़े ढेरों के बीच छिपती हुई आगे बढ़ती रहीं। कुछ देर बाद उन्हें जमीन के नीचे जाने वाला एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। अचानक अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। सामने एक बच्चा खड़ा था। बेथ उसे पहचान गई। वह उनका पुराना पड़ोसी था। उस बच्चे ने दोनों को एक छिपे हुए तहखाने तक पहुंचाया। अंदर पहुंचकर बेथ ने देखा कि वहाँ कई जाने पहचाने लोग पहले से मौजूद थे। ये वही लोग थे जो इस तबाह हो चुकी दुनिया में किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। अब उन्हें समझ आया कि शहर में कितने लोग छिपकर जिंदगी गुजार रहे थे, कभी अपने ही घरों में कैद होकर तो कभी जमीन के नीचे बने गुप्त ठिकानों में। जेसन का परिवार इतने दिनों से जिन जीवों से भाग रहा था, शायद असली लड़ाई सिर्फ उनके खिलाफ नहीं थी। तो दोस्तों, इसी रहस्य के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है।